56 कहती है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण का अवलंब अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। अब देखिए, परिवार जैसी फीलिंग उन्हें दिलाने के लिए ऐसे अनाथ बच्चों को परिवार की व्यवस्था में सम्मिलित करने की बात यहाँ पे की गई। जैसे आप क्या चाहते हैं कि एक अनाथ बच्चा है, परित्यक्त बच्चा है, तो उसको हम एक परिवार को दे दें और वो परिवार क्या करे, उसको अपने बच्चे की भांति पाले। यही तो हम चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, दत्तक की बात की है। इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार किया जाएगा। जी कहते जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में कुछ रेगुलेशन दिए गए हैं, कुछ रूल दिए गए हैं, इनके अनुसार दत्तक ग्रहण किया जाएगा। जैसे हम लोग दत्तक ग्रहण अधिनियम पढ़ते हैं 1956 का, भरण पोषण दत्तक ग्रहण अधिनियम, हिंदू भरण पोषण दत्तक। अब वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं तो वो हिंदू के संबंध में लागू होती हैं, दत्तक के संबंध में। और यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन बात की गई है। हालांकि धर्म को विशेष को ध्यान दिया जाएगा, जो जिस धर्म का है उसके अनुसार ही दत्तक ग्रहण करेगा। ऐसा नियम अपन पर्सनल लॉ के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को विचार में लाए बिना, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को गोल अंक दिए, सेकुलर होगा पूरा दत्तक ग्रहण, धर्म को विचार में लाए बिना। इस अधिनियम के उपबंधों और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों के अनुसार किया जाएगा। जो रूल विनियम बनाए गए हैं उनके अनुसार किया जाएगा। इस अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपबंधों के अनुसार किए गए बालकों के दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। देखो, ये हिंदुओं का एक अलग ही मैटर है, पर्सनल। हम लोग क्या करते हैं, दत्तक होम करते हैं। अब दत्तक होम की परंपरा हालांकि अब ख़त्म कर दी गई है। दत्तक होम में क्या होता है, हम लोग एक चल लेते हैं, जल को साक्षी मानते हुए दत्तक होम करते हैं कि मैं इस बच्चे को दत्तक ले रहा हूँ, आज से मेरे बच्चे जैसा ही है, जैसा ये माना जाएगा कि इसने मेरे यहाँ जन्म लिया है। रिलेशन बैक का सिद्धांत वहाँ पर लागू होता है। अगर आप लोग नेट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हिंदू लॉ पढ़िएगा। हिंदू मुस्लिम लॉ पढ़ना हो तो डायरेक्ट में मत उलझिएगा। अगर हिंदू मुस्लिम लॉ पढ़ना हो, एक लॉ फाइटर खरीद लेना इसका, हाँ, इसका हिंदू मुस्लिम लॉ का, फैमिली लॉ का लॉ फाइटर खरीद लेना। अच्छी कमेंट्री दी है लॉ फाइटर वालों ने हिंदू मुस्लिम लॉ पढ़ने के लिए। कोई भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम में दीजिए तो लॉ फाइटर सफिशिएंट है मटेरियल। ओटी भी देते हैं वो और ये भी देते हैं। चैप्टर वाइज उन्होंने दे रखा है, जितना ज़रूरी है उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। अब ये कह रहे हिंदू दत्तक ग्रहण अपनी विधि के अंतर्गत लेता है तो उस पर ये लागू नहीं होगी 1956 के एक्ट पे। सभी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण केवल इस अधिनियम के उपबंधों प्राधिकरण द्वारा विरचित ग्रहण के विनियमों के अनुसार ही किए जाएंगे। इस अधिनियम के जो उपबंध हैं उसके अनुसार ही जितने भी दत्तक ग्रहण हैं इस एक्ट में वो सारे दत्तक ग्रहण किए जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये भी आपको ध्यान देना है। कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट, यहाँ गोला कर लीजिएगा, जिला मजिस्ट्रेट कैसे अमेंडमेंट हुआ है कि विधिमान आदेश के बिना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसका इसका ऑब्जेक्टिव लगाएं आप। जैसे राहुल मिश्रा सर के में से ऑब्जेक्टिव लगाएं तो आपको एक काम करना है कि अपना बेरेक्ट खोलते जाना है। जैसे सेक्शन 56 पढ़ेंगे, फिर 56 के ऊपर कोई ओटी बना है तो वो देखेंगे, वहाँ करेक्शन कर लेंगे। कैसे बहुत सारे अमेंडमेंट करके पदाधिकारियों के नाम हेर फेर कर दिए गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा करेक्शन कर लेना है, वरना आपके आंसर अगर ऑब्जेक्टिव पुराने लगा के जाएंगे और बेरेक्ट नया पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और थोड़ा MPLRC और IPC में भी थोड़े करेक्शन कर लेना, जो अमेंडमेंट के अनुसार कैसे गाइडों में इन लोगों ने अद्यतन नहीं किया है उनको, ये अपन को अपडेट कर लेना है। कुछ क्वेश्चन वगैरह अननेसेसरी बने हैं, जैसे 497 है। अब 497 एडल्टरी है, एडल्टरी पे क्वेश्चन पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है किस धारा में कौन सा अपराध है, कितना दंड है, बस इतना ध्यान दीजिएगा उसमें, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का केस याद रखना है, किस केस में असंवैधानिक घोषित किया गया, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं तो मजिस्ट्रेट विधिमान आदेश के बिना किसी बालक को किसी दूसरे देश में ले जाया जाता है या भेजता है, या किसी दूसरे देश में अन्य व्यक्ति को किसी बालक की देखरेख अभिरक्षा को अंतरित
करने के लिए इंतजाम में भाग लेता है 80 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय। इंटर कंट्री भेजता है कोई व्यक्ति बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए, तो धारा 80 में दंडित किया जाएगा। ये दंड क्या है हम लोग 80 में पढ़ेंगे, यहाँ अपन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भावी दत्तक माता पिता की पात्रता, अब योग्यता क्या होना चाहिए, कौन से व्यक्ति दत्तक ले सकते हैं। अब आप बताइए, मान लीजिए आप एक बच्चे को दत्तक दे रहे हैं, एक संस्था के प्रमुख है, तो किसको देंगे? एक गरीब आदमी को देंगे जो रद्दी बटोरने जाता है, एक अमीर आदमी को देंगे, कुछ तो देखेंगे हम लोग उसमें जिससे बच्चे का फ्यूचर सेफ। वही चीज़ यहाँ देखने की बात की गई है। भावी दत्तक माता पिता बालक को इच्छा पालन पोषण प्रदान करने के लिए, उसका दत्तक ग्रहण करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य होंगे, वित्तीय रूप से सदृढ़ होंगे, मानसिक रूप से सचेत होंगे, अत्यंत प्रेरित होंगे। ये 4 पॉइंट हैं, आप अंडरलाइन कर लीजिए। शारीरिक रूप से योग्य, वित्तीय रूप से सदृढ़ और मानसिक रूप से सचेत और अत्यंत प्रेरित, मतलब उनमें भावना होना चाहिए कि हम दत्तक लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोझ डाला जाए उन पर। दंपति की दशा में दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। इस पे IMP लगा लीजिए आप। अगर पति पत्नी है, मान लीजिए मैं एक दत्तक लेना चाहता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो मुझे अपनी पत्नी की सहमति लेनी पड़ेगी। ये मूल नियम है, इस पर OT बनता है। पति पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक होगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एकल या विच्छिन्न व्यक्ति, विवाह व्यक्ति भी मानदंडों को पूरा करने के अधीन रहते हुए तथा प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार दत्तक ग्रहण कर सकता है। सुष्मिता सेन देख लीजिए आप। मेरे ख्याल से और किसी ने लिया है, आमिर खान ने लिया है, किसने लिया है बच्चे को दत्तक? ये शाहरुख खान ने लिया है। एकल और विच्छिन्न व्यक्ति, विवाह व्यक्ति, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो सिंगल पर्सन है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी दत्तक ले सकते हैं। कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है। IMP लगाइए इसमें। ऐसे OT बनेंगे क्या? एक बालिका को दत्तक लेना है, तो जैसे मैं शादीशुदा हूँ तो मैं एक बच्ची को दत्तक ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं अनमेरिड हूँ तो मैं नहीं ले सकता दत्तक, उसके ऑन फ्यूचर के लिए। तो क्या है, ज़्यादातर कोशिश ये करना है कि दत्तक अपन ऐसे व्यक्ति को दें जो सामर्थ्यवान हो, ऐसे व्यक्ति को दें जो सामर्थ्यवान हो। जो सामर्थ्यवान ना हो दत्तक ना दें। एब्यूज किया जा सकता है बच्चियों का, इसलिए बच्चियों को दत्तक ग्रहण देने से मना कीजिए। हमारा हिंदू विधि भी कहता है कि अगर लड़की की दत्तक लेना है, मान लीजिए मुझे अपने से 21 ईयर कम आयु की बच्ची को दत्तक लेना पड़ेगा, तो एकल पुरुष किसी बालिका को दत्तक के लिए पात्र नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। कोई अन्य मानदंड जो निर्दिष्ट किए जाए। 58, भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। अब देखिए, भावी दत्तक माता पिता मतलब जो दत्तक लेने वाले हैं, भारत में रहने वाले। अब हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम संस्था चला रहे हैं, एक कोई भोपाल से आ गए दंपति, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो दत्तक लेना चाहते। आइए, अब प्रक्रिया क्या होगी इंडिया में ही प्रक्रिया क्या होगी वो समझिए। 58 बता दी। भारत में रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता पिता अपने धर्म को विचार में लाए बिना, किस धर्म के हैं, यदि किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक के दत्तक में लेने के लिए इच्छुक है। कैसे लेने के लिए इच्छुक हैं? अनाथ या परित्यक्त बालक को दत्तक में लेने के इच्छुक हैं, तो वे उसके लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण को नियमों में यथाबंधित रीति में किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। तो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे। गोला कर लीजिए, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, इसको गोला कर लीजिए। किसको आवेदन करेंगे? विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। इसी पर OT आएगा कि भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति अगर दत्तक ग्रहण करना चाहता है तो वो किसके समक्ष आवेदन करेगा? तो आपको ध्यान देना है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। देखिए, अब इनको आवेदन करेंगे,
आवेदन करेंगे, ये गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये आप बिल्कुल इसी सिस्टोमेटिक कर लीजिए, आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है इस तरह की धारा। तो यहाँ पे अपन को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण जो है इसको आवेदन करना पड़ेगा, इसको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करेंगे तो ये क्या करेगा, विशिष्ट दत्तक ग्रहण में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा, गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। और उनको पात्र पाए जाने पर दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किसी बालक की अध्ययन रिपोर्ट, देखो पात्र पाता है, अब ये पात्र पाता है तो क्या करेगा, बालक अध्ययन रिपोर्ट बनाएगा, बालक अध्ययन रिपोर्ट। और चिकित्सीय रिपोर्ट भी बनाएगा, चिकित्सीय रिपोर्ट सहित प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंद उसके पास भेज देगा। तो गृह अध्ययन रिपोर्ट हम उसके घर पे जाएंगे, देखेंगे क्या सुविधाएं हैं, आवरण एनवायरनमेंट किस तरह का, ये सब पूरा रिपोर्ट में लिखा जाएगा। फिर हम बालक के नेचर के ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे, बालक कैसे रहता है, किस नेचर का है। तो ये सब बालक अध्ययन रिपोर्ट हो गई। और मेडिकल करवाएंगे बालक का, अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह का बीमार तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ यहाँ पे करवा के दे दिया जाएगा। ये रिपोर्ट दे दी जाएगी, किसके पास भेजेंगे, दत्तक ग्रहण में विनियमों में यथाबंधित रीति से उनके पास भेज दिएगा। किसके पास, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण इन माता पिता के पास भेजेगा। भावी दत्तक माता पिता से ऐसे माता पिता द्वारा हस्ताक्षरित बालक की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सीय रिपोर्ट सहित बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में रखेगा। अब ये देखिएगा, प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो विशिष्ट अभिकरण क्या करेगा, बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में रखेगा। यहाँ पर गोला कर लेना, पोषण देखरेख। और दत्तक ग्रहण आदेश अभी प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल कर। अब ये आप ध्यान दीजिएगा, किसके पास आवेदन फाइल करेगा, ये सब करने के बाद डीएम के पास करेगा। डीएम क्या करेगा, पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण उसे तुरंत भावी दत्तक माता पिता के पास भेज देगा। अब ये भी आप ध्यान दीजिएगा, आवेदन प्राप्त कर लिया है इसने, फिर ये आदेश पारित कर देगा, डीएम आदेश पारित कर देगा, सब चीज़ें फुलफिल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमियां नहीं है, दे दो दत्तक। अब विशिष्ट दत्तक ग्रहण इसको क्या करेगा, तुरंत भावी दत्तक माता के पास पिता के पास भेज देगा। दत्तक कुटुंब में बालक की प्रगति और कल्याण का प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों और उपबंधों के अनुसरण में अभिनिश्चित किया जाएगा। अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अपन को नहीं फंसना है, सीधी बात है। वो लोग थोड़ी रिपोर्ट बनाएंगे दोनों तरीके से, विशिष्ट अभिकरण क्लियर पाएगा, दोनों रिपोर्टें कंफर्म पाएगा, डीएम को भेज देगा, डीएम आदेश कर देगा, आदेश के अनुसार बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर बालक की प्रगति और कल्याण की रिपोर्ट बनाने के लिए कुटुंब में ये तैयार है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण क्या आप प्रॉपर तरीके से रख रहे कि नहीं, तो कुछ इसका सुपरविजन टाइप का भी यहाँ पे रहता है। ऐसे करके आप उन शब्दों में आप बता सकते हैं डीएम के आदेश से ही दत्तक लिया जाएगा। ये यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है 2021 से। अब देखिए, ये तो भारत में दत्तक ग्रहण की बात कर रहे हैं। अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्थित बालक 59 कहती है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, अंतर्देशीय मतलब अपने इंटरदेश में, अपने देश के अंदर दत्तक ग्रहण कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है। यदि कोई अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को उस तारीख से जब उसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है 60 दिन के भीतर, गोला कीजिए 60 दिन के भीतर विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य अभिकरण के संयुक्त प्रयासों के बावजूद किसी भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक ग्रहण माता पिता के साथ नहीं रखा जा सका है तो ऐसा बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग बाहर विदेश नहीं भेज पाए हैं तो अंतर्देशीय अपने देश में दत्तक ग्रहण दे देंगे। अंतर्देशीय का मतलब इंटरनेशनल बात हो रही है यहाँ पे, देखना
एब्रेंग टू सरेंडर चाइल्ड, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटर कंट्री अंतरदेशीय, मतलब जब भारत में दत्तक ग्रहण नहीं हो पाए तो इंटरनेशनल भी हम दत्तक ग्रहण दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मतलब एक कैलिफोर्निया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का आदमी आएगा वो भी दत्तक ले जाएगा अपने यहाँ से बच्चों को, बिल्कुल ले जा सकता है। लेकिन हम ऐसे नहीं देंगे कि विदेशियों को बच्चा दे दिया दत्तक ग्रहण तो जेल हो गई। NRI, PIO, भारत से कुछ ना कुछ उनका नाता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर लिखे गए। परंतु शारीरिक या तथा मानसिक निरोगिता के साथ बालक सहोदर तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार ऐसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अन्य बालकों पर अधिमान दिया जाएगा। अब ये कह रहे कि कुछ बालक ऐसे हैं शारीरिक मानसिक निरोगिता के साथ हैं, मेंटल हैं, थोड़े बहुत साइको हैं, ऐसे बच्चों को अधिमानता दी जाएगी। कैसे, विदेशी ले जाएगा, पैसा खूब रहेगा तो इलाज करवा सकते हैं, वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को और 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों पर ये नियम लागू होगा। 5 वर्ष से कम के बालकों को विदेश नहीं जाने देंगे। 5 वर्ष से अधिक थोड़े बहुत जिनकी अंडरस्टैंडिंग है कि उठ लेते, खा लेते, बोल लेते, बस ऐसे बच्चों को भेजेंगे उनके साथ। परंतु शारीरिक तथा मानसिक निरोगता के साथ बालक सहोदर तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार ऐसे अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अन्य बालकों पर अधिमान दिया जाएगा। ये अपन ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। सब 2 किसी पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय विधि बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में पूर्वता दी जाएगी। तो कौन कौन है? NRI हो गया, OCI हो गया, PIO हो गया। 3 तरह के व्यक्ति अपन डेफिनेशन पढ़ चुके, इन्हें अधिमानता दी जाएगी। मतलब भारत से नाता रखने वालों को ही अधिमानता दी जाएगी। अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक भारतीय मूल के व्यक्ति या कोई विदेशी जो विदेश में रहने वाले भावी दत्तक माता पिता हैं, उनके धर्म को विचार में लाए बिना यदि भारत से किसी अनाथ या परित्यक्त अभ्यर्थित बालक को दत्तक में लेने का इच्छुक है तो वे यथास्थिति किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय प्राधिकरण या अभ्यासिक निवास के उनके देश के संबंधित सरकारी विभागों की प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के नियमों में उबंधित रीति में उनके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब देखिए, विदेशी वाला लेने वाला है, जैसे मेरे एक मित्र हैं कैलिफोर्निया में रहते हैं, अब वो दत्तक ग्रहण लेने वाले हों, मान लीजिए एक लड़की है उनकी, तो उन्हें अमेरिका के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अमेरिका में क्या नियम है इनका पालन करना पड़ेगा और हमारे नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी दत्तक ग्रहण ले पाएंगे। चौथा, यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण या केंद्रीय अभिकरण या कोई संबंधित सरकारी विभाग ऐसे भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। गोला कर लीजिए, गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा। उनके पात्र पाए जाने पर उनके आवेदन को प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियम में यथाबंधित रीति में भारत से किसी बालक का दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकरण को प्रवर्तित कर देगा। अभी वहाँ का विदेशी जो कंट्री है, वहाँ का जो दत्तक ग्रहण सिस्टम होगा, तो वो एक गृह अध्ययन रिपोर्ट भेजेगा कि इनके घर की एटमॉस्फेयर कैसा है, उसकी रिपोर्ट भेजेगा और वो आके अपने इंडिया के को भेज दिया जाएगा दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राधिकरण को। ऐसे भावी दत्तक माता पिता के आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह आवेदन को उपयुक्त पाता है तो वह आवेदन को किसी ऐसे एक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को निर्देशित कर देगा जहां दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र बालक उपलब्ध है। देखिए, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे भावी दत्तक माता पिता के साथ बालक को मिलाएगा और उसे माता पिता को बालक को उस बाल अध्ययन रिपोर्ट गोला कीजिए, बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट गोला कीजिए भेजेगा, जो तदुपरि बालक को प्रतिगृहित कर सकेंगे और अभिकरण को उनके द्वारा हस्ताक्षर बाल अध्ययन और चिकित्सा रिपोर्ट वापस कर देंगे। उनको दिया जाएगा, लेकिन वो ये सब चीज़ें वापस कर देंगे जब वो प्रतिगृहित करते हैं बच्चे को। भावी दत्तक माता पिता से बालक के प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण दत्तक ग्रहण आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंधित रीति में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन फाइल करेगा।
तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिग्रहण पत्र की प्राप्ति पर क्या करेगा, डीएम के समक्ष आवेदन फाइल करेगा। तो पूरा काम, सब कुछ काम अब डीएम के हैंड ओवर कर दिया गया। जैसे विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण है, सब चीज़ें क्लियर हैं तो दे दो ना, फ्री करो, नहीं, डीएम का इंटरफेयर कर दिया है यहाँ पे। अब आवेदन फाइल करेंगे ये। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सब क्लॉज 8 कहती है, पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति पर विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों से तुरंत प्राधिकरण राज्य अभिकरण और भावी दत्तक माता पिता को भेज देगा और बालक के लिए पासपोर्ट भी प्राप्त करेगा। अब बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाएगा आदेश के साथ, और वो क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे, दत्तक ग्रहण के आधार पर पासपोर्ट बन जाएगा। 9, प्राधिकरण भारतीय आप्रवास प्राधिकारियों और भारत को लेने वाले देश को दत्तक ग्रहण की सूचना देगा। आप्रवास मतलब है ना, जो वो हैं दूत एम्बेसी के अधिकारी हैं, उनको सूचित करेगा, और लेने वाले देश को भी सूचित करेगा। भावी दत्तक माता पिता बालक का पासपोर्ट वीजा जारी होते ही विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण से बालकों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीजा जैसे ही प्राप्त हो गया, आप विशेष दत्तक ग्रहण से बालक को ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। यथास्थिति प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण एक केंद्रीय प्राधिकरण या संबंधित सरकारी विभाग दत्तक कुटुंब में बालक के बारे में प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति को सुनिश्चित करेंगे और किसी भी भंग की दशा में प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में तथा यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण और संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन के परामर्श से अनुकल्पी प्रबंध करने के लिए उत्तरदायी होंगे, और जो भी इससे संबंधित सप्लीमेंट्री कार्य होंगे वो भी ये कार्य करेंगे। वैसे इतना समझिएगा, कोई विदेशी या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारतीय विदेशी नागरिक जो अभ्यस्त भारत में निवासी है, यदि भारत में किसी बालक का दत्तक ग्रहण करने का इच्छुक है तो उसके लिए भारत में उसके देश के राजनयिक मिशन से निरपेक्ष प्रमाण पत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा विकसित दत्तक ग्रहण के विनियमों के यथा उपबंधितांग की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा। एनओसी सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे वहाँ से, जिससे आगे कार्रवाई की जा सके। तो बस यहाँ पर बस इतना समझिएगा, विदेशी ले सकते हैं, सारी चीज़ें विशिष्ट अभिकरण तय करता है, इसके बाद आवेदन डीएम को करता है, डीएम आदेश देता है, आदेश के बाद इनको दे दिया जाता है, सुपुर्द कर दिया जाता है बच्चा, लेकिन इनसे कहा जाता है पासपोर्ट वीज़ा बनवा लीजिए, बच्चे को ले जाइए। तो ये पासपोर्ट वीज़ा बनवा लेते हैं और फिर ये बच्चे को अपने देश ले जाते हैं, वहाँ इनके अध्ययन रिपोर्ट वगैरह तमाम चीज़ें की जाती हैं। 60वां, अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया अगर आप अंदर की थोड़ी बहुत समझ रहे हैं तो मार्जिनल नोट आपको याद हो सकता है, क्वेश्चन मार्जिनल नोट पे ही आएगा, अंदर कोई दम नहीं है, क्वेश्चन प्री में आने लायक। अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया, विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, जिला मजिस्ट्रेट से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा उपबंधित तरीके से प्राधिकरण से निरपेक्ष प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। अब विदेश में रहने वाला आवेदन करेगा और एनओसी प्राप्त करेगा कि हम दत्तक ग्रहण लेना चाहते हैं। प्राधिकरण उपधारा 1 के अधीन आदेश की प्राप्ति और यह प्राप्ति या तो जैव माता पिता या दत्तक माता पिता से आवेदन की प्राप्ति पर निराक्षेप प्रमाण पत्र जारी करेगा और भारतीय आप्रवास प्राधिकारी और बालक के प्राप्तिकर्ता देश को उसकी सूचना देगा। दत्तक माता पिता उपधारा 2 के अधीन निराक्षेप प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात जैव माता पिता से बालक को प्राप्त करेंगे और दत्तक बालक के सहोदर जैव माता पिता से साथ संपर्क को सुकर बनाएंगे। देखिए, ये जरूरी नहीं है जैव माता पिता भी हैं, उनसे भी संपर्क बनाने की बात इनकी की जाती है एनओसी प्रमाण पत्र करने के बाद। आगे बात करते हैं दत्तक ग्रहण कार्रवाइयों के निपटान के लिए प्रक्रिया क्या होगी। कोई दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने के पहले जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करेगा कि दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, बालक की आयु और समझ को ध्यान में रखते हुए बालक की इच्छाओं पर सम्यक विचार किया गया है। तीसरा, दत्तक ग्रहण फीस और या सेवा प्रभार या बालक की समग्र देखरेख और के मध्य प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथा अनुज्ञात के सिवाय दत्तक ग्रहण में प्रतिफल स्वरूप कोई भी संदाय या पारिश्रमिक न तो भावी दत्तक माता पिता ने दिया है और न देने के लिए सहमत हुए हैं, न ही विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण या नातेदार दत्तक ग्रहण की दशा में बालक के माता पिता संरक्षित प्राप्त किया है, प्राप्त करने के लिए सहमत हुए। पैसा में से की लेन देन नहीं होगी यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, नो प्रतिफल।
दूसरा, दत्तक ग्रहण की कार्रवाई बंद कमरे में की जाएगी। मामले की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर निपटाया जाएगा। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर IMP लिख लीजिए। DM साहब कितने समय के भीतर दत्तक ग्रहण की कार्रवाई निपटाते हैं? 2 माह। ये आपको ध्यान देना है। ओके, हमारा ट्रायल होगी, प्रतिफल लिया नहीं जाएगा, बालक के कल्याण को ध्यान दिया जाएगा। 62, अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं प्लेखीकरण। अब ये क्या है, इसको भी अपन थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब छोटी धाराएं हैं। भारत में रहने वाली भारतीय दत्तक माता पिता या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति भावी विदेशी दत्तक माता पिता द्वारा किसी अनाथ परित्यक्त तो अभ्यर्पित बालक के दत्तक ग्रहण के बाबत ऐसे प्लेखीकरण और अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं जो अभिव्यक्त रूप से उपबंधित प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के अंकार करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है आपसे एक शपथ पत्र भरवाया जाए, आपसे कुछ फीस जमा करवाई जाए, आपसे फॉर्म भरवाया जाए, आपके ID प्रूफ वगैरह जो भी प्लेखीकरण है, लिखे जाने योग्य चीज़ें हैं या रिकॉर्ड है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता पिता का दत्तक ग्रहण मामला आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 4 माह के भीतर निपटा दिया गया है। ये गोला कर लीजिए, 4 माह के भीतर निपटा दिया गया, ये प्राधिकृत करेगा। और प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण प्राधिकरण या और राज्य सरकार राज्य अभिकरण दत्तक ग्रहण मामले की प्रगति पर निगरानी रखेगा और जहां कहीं आवश्यक हो उसमें हस्तक्षेप करेगा, जिससे समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो 4 माह के भीतर में ये सब व्यवस्थाएं करना है। किसको? विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को। निपटारा 2 माह के भीतर DM साहब को करना है। ये सब क्लियर कर लेंगे, उसके बाद तो DM को भेजेंगे और DM क्या करेगा? आदेश कर देगा और सामने वाले व्यक्ति को दत्तक दे दिया जाएगा। 63, दत्तक ग्रहण का प्रभाव। अब देखिए प्रभाव क्या होता है। उस तारीख से जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, निर्वसियतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए ऐसा बालक, मतलब निर्वसियतता मतलब यहाँ वसीयत की बात की गई है कि जो प्रॉपर्टी है उसकी बात, जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई दत्तक ग्रहण जारी किया गया है, दत्तक माता पिता का बालक हो जाएगा और दत्तक माता पिता बालक के इस प्रकार माता पिता हो जाएंगे। मानो दत्तक माता पिता ने बालक को पैदा किया है और उस तारीख से ही बालक या बालिका के जन्म के कुटुंब से बालक या बालिका के सभी संबंध समाप्त हो जाएंगे और उसके स्थान पर दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा सृजित दत्तक कुटुंब में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब देखिए वो रिलेशन बैक सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसी दिन से बच्चा ये माना जाएगा कि इसने यहीं जन्म लिया है, यही इनके माता पिता हैं, ऐसा कुछ मान लिया जाएगा। परंतु ऐसी कोई संपत्ति जो उस तारीख के से ठीक पूर्व जिसको दत्तक ग्रहण आदेश प्रभावी होता है, दत्तक बालक से में निहित हो गई, उस संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं सहित जिसके अंतर्गत जैव कुटुंब में नातेदारों का भरण पोषण यदि कोई वो भी है, ऐसी बाध्यताओं के अधीन बालक में निहित होगी। तो यहाँ पे बस इतना समझिए दत्तक ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। तो हमारा मन कहता है कि प्रभाव ये होगा कि बच्चा अब दत्तक माता पिता का रियल बच्चा के समान माना जाएगा, सारी प्रॉपर्टी में हक पाएगा, हर चीज़ों में उसके ऐसे हक होंगे मानो उसने वहीं जन्म लिया हो। बस ये आप यहाँ पे प्रभाव में समझिएगा, ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। दत्तक ग्रहण की रिपोर्ट 64, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वश किसी बात के होते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए सभी दत्तक ग्रहण आदेश की बाबत सूचना दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंधित रीति में मासिक आधार पर प्राधिकरण को अग्रसित की जाएगी, जिससे प्राधिकरण दत्तक ग्रहण के आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके। तो प्राधिकरण को भेजी जाएगी रिपोर्ट, ये आपको यहाँ ध्यान देना है। प्राधिकरण क्या करेगा? आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएगी जिससे आंकड़े रखने के लिए समर्थ हो सके। 65, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और गैर संस्थागत देखरेख के माध्यम से अनाथ परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के पुनर्वास के लिए प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंधित रीति में प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थाओं या संगठनों को किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता देगी। ये संस्थाएं हैं जो निराश्रित बालकों को रखती हैं, उन्हें विशिष्ट दत्तक ग्रहण की मान्यता दी जाती है। राज्य अभिकरण विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को मान्यता प्रदान करते ही उनका नवीकरण करते ही उसका नाम, पता और संपर्क मान्यता या नवीकरण के प्रमाण पत्र या पत्र की प्रतियां सहित प्राधिकरण को देगा।
तो ये देखिएगा, राज्य सरकार को पावर है और राज्य अभिकरण इनको प्राधिकरण को दिए जाएंगे ये सब व्यवस्थाएं। राज्य सरकार वर्ष में कम से कम एक बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी, अपेक्षित हो तो आवश्यक उपचारों को उपाय करेगी, और कोई सुधार करने की जरूरत है तो वो भी करवाएगी। 4, उस दशा में जब कोई विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण समिति से दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र किसी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को प्राप्त करने के लिए या भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने में या नियत समय के भीतर जिला मजिस्ट्रेट से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने में अपनी ओर से इस अधिनियम में या प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण के विनियमों में यथाबंधित आवश्यक कदम उठाने में व्यतिक्रम करता है तो ऐसा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। और व्यतिक्रम की पुनरावृत्ति की दशा में राज्य सरकार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की मान्यता वापस ले सकेगी। तो कितना जुर्माना लगेगा इसमें, अगर ये किसी चीज़ का भंग करता है, उल्लंघन करता है तो देखो, गृह अध्ययन रिपोर्ट और दत्तक ग्रहण आदेश, इन दो चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। इन दो के संबंध में व्यवस्था करने में असफल रहता है तो क्या करेंगे, 50,000 रुपये पेनल्टी लगा देंगे या तो फिर इसकी मान्यता वापस ले लेंगे। जिस काम के लिए सौंपा गया है वो काम आप कर ही नहीं रहे हैं तो फाइन लग दीजिए और मान्यता वापस करो। 66, दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में रजिस्ट्रेट न की गई संस्थाओं में निवास करने वाले बालकों का दत्तक ग्रहण। आप ये कह रहे हैं नॉन रजिस्टर्ड संस्थाओं की बात कर रहे हैं। इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के सभी संस्थाएं जिन्हें विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान न की गई हो, यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनके देखरेख में के सभी अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक समिति द्वारा, मतलब चाइल्ड वेलफेयर समिति, धारा 38 के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट किए गए, पेश किए गए या दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए। तो समिति द्वारा स्वतंत्र घोषित किए गए माने जाना आवश्यक है। उपधारा 1 में निर्देश सभी संस्थाएं निकट के विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से औपचारिक संबंध रखेंगी और ऐसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित किए गए बालकों के सभी सुसंगत अभिलेख सहित ब्यौरे बालकों को दत्तक ग्रहण रखने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए उस विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को देंगे। अब आपके पास मानता नहीं तो नियर अबाउट जो संस्था है उसको आप संपर्क में रहिए और उसको सारी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए तो वो दत्तक ग्रहण में सहयोगी हो जाएगी मान्यता प्राप्त संस्था। यदि ऐसी कोई संस्था उपधारा 1 या 2 के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो वह प्रत्येक बार के लिए रजिस्ट्री के प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित 50,000 रुपये के जुर्माने के दायित्वाधीन होगी और ऐसे उपबंधों की निरंतर अवज्ञा में मान्यता समाप्त हो जाएगी। तो 50,000 रुपये लगेंगे। मान लीजिए आप रजिस्टर्ड नहीं हो, दत्तक ग्रहण कर रहे हैं तो रोक लगाई गई है। आपको क्या करना है, जो आपके निकटस्थ रजिस्टर्ड संस्था है दत्तक ग्रहण के लिए, विशिष्ट अभिकरण है आपके आसपास, तो उससे संपर्क करना। आप नहीं करते हैं तो आपको 50,000 रुपये जुर्माना या आपकी मान्यता को वापस लिया जा सकता है। संस्था की मान्यता की बात की जाए। सर दत्तक ग्रहण अभिकरण, राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण, देखिए इसका नाम पूछा जा सकता है। यहाँ ज़्यादातर मार्जिनल बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे या दंड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिए, एक आध क्वेश्चन आएगा इन धाराओं में से। राज्य सरकार दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी। राज्य में एक दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी। राज्य अभिकरण जहाँ कहीं पहले ही विद्यमान है तो इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा। पहले से विद्यमान है तो माना जाएगा स्थापित है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, अब देखिए ये इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण को इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने के लिए गठित किया गया समझा जाएगा। अब देखिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण के यहाँ पे कुछ कर्तव्य बताए गए हैं कि इन कर्तव्यों के लिए उसका गठन किया जाएगा। कौन कौन से हैं थोड़ा अपन लाइटली देख लेते हैं। देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना, राज्याभिकरण के समन्वय में अंतर्राज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना, समय समय पर अन्य दत्तक ग्रहण संबंधित विषयों पर विनियमों की विरचना करना, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों की संरक्षा और सहयोग पर हैग अभिसमय केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्यों का कार्यान्वयन करना। बच्चों के संबंध में हैग अभिसमय हुआ था, ये ध्यान देना है। अन्यकृत प्राधिकरण की संचालन समिति 69 संचालन समिति को बताती है। प्राधिकरण की एक संचालन समिति होगी जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। कुछ सदस्य होंगे, देखिए कौन कौन से। अध्यक्ष होगा सचिव महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का।
प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार पदेन होंगे। वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार होंगे, पदेन होगा। एक राज्य अभिकरण और 2 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण होंगे। एक दत्तक माता पिता और एक दत्तक एक अधिवक्ता, एक आचार्य, उसके पास कुटुंब विधि में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, ऐसा प्रोफेसर चाहिए या लॉयर चाहिए। सदस्य सचिव जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। तो ऐसे करके आप इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। इन संचालन समिति के क्या कार्य होंगे ये सब क्लॉज 3 में बताया गया है। सब क्लॉज 2 में तो मापदंड वगैरह पदावधि बताई गई जो बेहद होगी। पुनर्वलोकन करेगा समय समय पर वार्षिक बजट, वार्षिक लेखाओं की संबंध में अनुमोदन करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। संचालन समिति ये सब क्लॉज 4 पे IMP लगाइएगा। संचालन समिति मास में एक बार अधिवेशन करेगी जो बेहद किया जाए। माह में एक बार ये अधिवेशन करती है संचालन समिति, ये भी आप यहाँ पे ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे, 5 छोड़ देना। प्राधिकरण की शक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे। तो प्राधिकरण की शक्तियों में 1-2 पॉइंट अपन को ध्यान देना है। पहला ये कि किसी विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण या किसी बाल गृह या किसी अनाथ परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को रखने वाली किसी बाल रेख संस्था, किसी राज्य अभिकरण या किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण को अनुदेश जारी करना और ऐसे अभिकरणों द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन किया जाना। अनुदेश जारी करना, ये डायरेक्शन देंगे और उनके द्वारा पालन करने की आवश्यकता होगी। ये प्राधिकरण के यहाँ पे कुछ पावर दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता पढ़ने लायक है, बस आप मार्जिनल नोट आपको ध्यान देना है। 71 प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट। अब प्राधिकरण केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी, केंद्र सरकार संसद के समक्ष रखेगी, बस ये ध्यान देना है। प्राधिकरण मतलब केंद्रीय प्राधिकरण। केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, देखिए केंद्रीय सरकार प्राधिकरण को अनुदान के रूप में धन की राशि संदाय करेगी जो प्राधिकरण के कृत्यों में उपयोग किए जा सकेंगे, ये बताती 72। 73 प्राधिकरण के लेखे और संपरीक्षा, देखो रिकॉर्ड वगैरह होते हैं, अकाउंट लेजर होते हैं, तो केंद्रीय प्राधिकरण समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा। इन्हें रिकॉर्ड रखने की बात रखी गई, अपडेट रिकॉर्ड रखेंगे। वार्षिक विवरण तैयार करेंगे रिकॉर्ड की, जो केंद्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श से बहस किया जाएगा। तो कैग के परामर्श से ये एनुअल रिकॉर्ड बनाएंगे, रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा परीक्षा करता है कैग, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक क्या करेगा, प्राधिकरण के लेखाओं की परीक्षा करेगा। और यहाँ पे आगे बताया गया है संदेह करने की बात की जाती है कि इनको पेमेंट भी ये प्राधिकरण द्वारा दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताएगा सब प्लॉट 2 में। इसके अलावा अन्य चीज़ें आप पढ़िएगा, इसमें हम छोड़ रहे हैं और पढ़ने लायक नहीं है। तो कैग का रोल है यहाँ पे, कैग के निर्देश पे तैयार किया जाएगा, कैग ही परीक्षा करेगा इनके अकाउंट की, ये आपको बता। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, जे बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। देखिए ये अपराध के संबंध में ये बात हो रही है, यहाँ तक 89 तक की धाराओं में इनका उल्लेख है। अपन जल्दी से पढ़ते हैं इन धाराओं को, फिनिश करते हैं। देखिए 228 से पढ़े थे हम IPC में, उसी तरह की धारा है 74 धारा है। ये कहती है बालक के प्रकटन पर रोक लगाई गई है। मैं थोड़ा इसको पढ़ता हूँ। किसी जांच या अन्वेषण या न्यायिक कार्रवाई प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार पृष्ठ या दृश्य श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में कि किसी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट नहीं किया जाएगा जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देख रेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालक या किसी बाल पीड़ित किसी अपराध के साक्षी की जो तत्समयवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अंतर्गत पहचान हो सकती है, न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा। देखिए पूरी तरह से रोक लगाई गई है कि आपको कोई भी पहचान प्रकट नहीं करना है। एक बच्चा है, अपराधी बच्चा है, उसके बारे में जानकारी नहीं देना है। क्या होगा, अब जानकारी देंगे तो उसको आगे आप दूभर कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी, आसपास लोग परेशान करना शुरू कर देंगे, भैया अपराधी है, इस तरह का है, घर वालों को परेशान करेंगे, बच्चे को पुनर्वास की स्थिति में लाने नहीं देंगे वो। तो इसलिए अपन को इनसे रोक लगाई गई है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, पब्लिश नहीं करेगा, न पहचान में फ़ोटो पब्लिश करेगा, न नाम पता, न स्कूल का नाम पब्लिश करेगा। इसमें
आगे देखेंगे अपन, सबसे लास्ट क्लॉज है, क्लॉज 3 है, इसको देखिए। उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास या 2 लाख रुपए जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। या तो 6 माह की सजा हो जाएगी या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो जाएगा, दोनों से दंडित हो जाएगा ऐसा व्यक्ति, अगर कोई पहचान प्रकट करता है। ठीक है, 74, बस इतना याद रखना है। 75, बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड। अब देखिए, बालक के प्रति क्रूअल्टी की जाती है तो उसके लिए दंड की बात यहाँ पे की गई। कैसे? जो कोई बालक का वास्तविक भार साधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए उस बालक का पर ऐसी रीति से जो उस बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभव हो, हमला करेगा, परित्याग करेगा, उत्पीड़न करेगा, उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा, उस पर हमला किया जाना, उसका परित्याग, उत्पीड़न, उच्छन्न या उसकी उपेक्षा किया जाना कारित करेगा, तो 3 वर्ष तक कारावास से या 1 लाख रुपए जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। क्रूरता, क्रूअल्टी, 498 ए के समान धारा है। क्रूअल्टी करेगा बच्चे के ऊपर तो क्या होगा? 3 वर्ष, 1 लाख या दोनों से दंडित होगा। यहाँ पे सेकंड परंतुक है। सेकंड परंतुक भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसका। सेकंड परंतुक और थर्ड परंतुक, ये 2 परंतुक देखना है। फर्स्ट परंतुक आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। परंतु यह और कि यदि सेकंड परंतुक पढ़ रहा हूँ, और यह और कि यदि ऐसा अपराध किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो किसी संगठन द्वारा नियोजित है या उसका प्रबंध कर रहा है, जिसे बालक की देखरेख और संरक्षण सौंपा गया है, कठिन कारावास से 5 वर्ष तक की और जुर्माने से 5 लाख तक दंडित होगा। 5 वर्ष और 5 लाख के जुर्माने से दंडित होगा अगर वो नियोजित सदस्य किसी संगठन में, मतलब किसी अभिकरण का नियोजित सदस्य क्रूरता करता है बच्चों के साथ, तो 5 वर्ष और 5 लाख। अगला परंतु थर्ड परंतु कहता है, परंतु यह और भी कि पूर्व क्रूरता के कारण यदि बालक शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक रूप से नियमित कार्यों को करने में अयोग्य हो जाता है या उसके जीवन या अंग को खतरा होता है, ऐसा व्यक्ति कठोर कारावास से 3 वर्ष से कम नहीं किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और 5 लाख के जुर्माने से दंडित होगा। 3 वर्ष से 10 वर्ष तक और 5 लाख तक के जुर्माने से दंडित होगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अक्षम कर दिया आपने, मनोरोगी कर दिया बच्चे को पीट पीट के, तो वो कठोर कारावास 3 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा 5 लाख तक। भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन, 76 बताती है भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन। जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और 1 लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 5 लाख तक और 1 लाख, 5 वर्ष तक और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंड। हम लोग पढ़े 463 पढ़े, 464 या 463 कोई धारा है आईपीसी, उसके समान धारा है। भीख मंगाएगा बच्चे से, 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से। विकलांग करेगा, परंतु भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक का अंग छेदन करेगा, उसे विकलांग बनाएगा, तो कारावास कितना? 7 वर्ष से 10 वर्ष तक और 5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष से 10 वर्ष तक और 5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ बताया गया सब क्लॉज 2 है। जो कोई बालक का वास्तविक भार साधन उस पर नियंत्रण रखते हुए उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के कारित करने का दुष्प्रेरण करेगा, मतलब भीख मांगने के लिए दुष्प्रेरित करेगा कि बच्चे को तैयार करो। उपधारा 1 में यथाबंदित शास्ति से दंड नहीं होगा। जो उपधारा 1 में है 5 वर्ष, 1 लाख और 1 लाख, वही अगर भीख मांगने का दुष्प्रेरण करेगा बच्चे के ऊपर तो भी वो यहाँ पे लाइबल होगा। आगे पढ़ेंगे इसका, परंतु छोड़ देना, आपको सिर्फ दंड याद रखना है, धारा याद रखना है और दंड, प्रोसीजर ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोसीजर दी गई, सिर्फ दंड पूछा जाएगा और धारा का नाम पूछा जाएगा। अगला है, बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि मनावे पदार्थ देने के लिए शास्त्री 77 कहती है। देखिए, बच्चे जाते दुकान पे तो इनको बहुत एडिक्ट चीज़ें नहीं बेची जाती। मैं आपको बता दूँगा, कोई बेच रहा है तो यहाँ सीधी बात है। देखिए क्या क्या मना किया गया है बच्चे को, पहले तो ये देख लो। जो कोई सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में, नंबर 1 कोई मादक लिकर, नंबर 2 स्वापक औषधि, नंबर 3 तंबाकू उत्पाद, नंबर 4 मना प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, कठोर कारावास से 7 वर्ष तक और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा। अब देखिए, बालक को राष्ट्रीय गुटखा आपने बेच दिया तो 1 साल की सज़ा हो सकती, 7 साल तक की सज़ा हो सकती, 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। बालक को नहीं देना है।
किसी बालक का किसी मादक लिकर स्वापक औषधि या मनापी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने, तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाए। अब बच्चों को क्या करते हैं? अवैध कार्यों में लगाते हैं। जो कोई किसी बालक को मादक लेकर स्वापक औषधि, मनापी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने, तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, कठिन कारावास 7 वर्ष तक और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित। तस्करी में बच्चों को उपयोग करते हैं। मैंने एक मूवी देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे अभिनेता रहता है चीटर, तो वो क्या करता है कि स्कूल के बच्चे आते हैं, तो वो करीब 100 बच्चे रहते हैं, बस से जा रहे होते हैं, तो बस रोक लेता है और बस में किसी को दबाव बना के बच्चों के बैग में से किताबें हटवा देता है और बैग में क्या रखवा देता है? मदिरा की बोतलें रखवा देता है। चेकिंग होती है तो बच्चों का बैग चेक नहीं किया जाता, वो ले जाते हैं। तो एक हिसाब से तस्करी तो करवा रहे हैं बच्चों से। तो इस तरह का कोई काम कर रहा है, कठिन कारावास 7 वर्ष तक, कोई जुर्माने से 1 लाख रुपए तक दंडित होगा। किशोर बालक कर्मचारी का शोषण 79 बोलती है। अब किशोर बालक कर्मचारी का शोषण, तत्समय प्रति किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए जो कोई किसी नियोजन के लिए बालक को दृश्यमानता लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा, उसके उपार्जनों को विधारित करेगा, उपार्जनों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोग में लाएगा, कठिन कारावास से 5 वर्ष तक 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित होगा। अब बालक का शोषण कर रहे तो कठिन कारावास 5 वर्ष तक 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। विधि प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के लिए दांडिक उपाय। अब देखिए, विधिक प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को इस अधिनियम में यथा उपबंधों या प्रक्रियाओं का अनुसरण किए बिना दत्तक ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए प्रस्थापना करता है, उसे देता है या प्राप्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति या संगठन दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या 1 लाख रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडित हो। कितना? 3 वर्ष तक या 1 लाख रुपए या दोनों से दंडित होगा। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर किए बिना दत्तक ग्रहण के लिए, बिना प्रोसीजर के आप दत्तक ग्रहण, मतलब अब रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण हो गया ना। पहले क्या था? जल ले लिया हमने हाथ में और दत्तक होम कर लिया कि हम संकल्प लेते हैं आज से बच्चा मेरा हुआ, तो आपने कहा आपका बच्चा ले जाओ। अब ऐसा नहीं, अब रजिस्टर्ड होता है बाकायदा, पूरी एसेंशियल देखी जाती हैं, रिपोर्टें तैयार की जाती हैं, वो लगती हैं, उसके बाद बच्चे को दिया जाता है सारी तरह से क्लियर होने के बाद। आगे बढ़ते हैं, 81 पे आ जाते हैं। बालकों का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय और पापन। अब देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बालक का किसी प्रयोजन के लिए विक्रय क्रय करता है, उसे प्राप्त करता है। अब बच्चों को खरीदते बेचते हैं ना, ऐसे लोग भी हैं, तो 5 वर्ष तक के कठोर कारावास से और 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित होगा। परंतु जहाँ ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भार साधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत किसी अस्पताल परिचर्या या प्रसूति गृह के कर्मचारी में किया जाता है, वहाँ 3 वर्ष से कम नहीं 7 वर्ष तक हो सकेगी। अब देखिए, बच्चों को आपने देखा ना, कुछ सीरियल में दिखाता है कि नर्सें डॉक्टर क्या करते, बोल देते बच्चा मृत पैदा हुआ है, बच्चे को हटवा देते हैं। बाद में पता चला बच्चा तो हुआ था, CCTV कैमरे में ले जाते हुए दिखाए तमाम चीज़ें। इनको दंड ज़्यादा देना है, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। शारीरिक दंड। अभी शारीरिक दंड क्या है, इसको भी अपन थोड़ा समझते हैं। किसी बालक देखरेख संस्था का भार साधक या उसमें नियोजित कोई व्यक्ति जो किसी बालक को अनुशासनबद्ध करने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बालक को शारीरिक दंड देगा, वह प्रथम दोष सिद्धि पर 10,000 रुपये के जुर्माने से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। प्रथम दोष सिद्धि पर 10,000 रुपये और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 3 माह या जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 3 माह तक के कारावास से जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। पदच्युत भी किया जा सकता है, सब क्लॉज 2 बोलती है, ऐसे व्यक्ति को पदच्युत भी किया जा सकता है। सब क्लॉज 3 कुछ और बोलती है। ऐसे मामले में जहां उपधारा 1 में निर्देश किसी संस्था में किसी सहायक दंड की रिपोर्ट की जाती है और ऐसी संस्था का प्रबंध तंत्र किसी जांच में सहयोग नहीं करता है या समिति या बोर्ड या न्यायालय
यह राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करता है, वहाँ ऐसी संस्था के प्रबंध तंत्र का भार साधक व्यक्ति कारावास से 3 वर्ष से कम नहीं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और 1 लाख रुपए तक। उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग। उग्रवादी समूह या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का उपयोग। 83 कोई गैर राज्यिक स्वयंभू उग्रवादी समूह या दल। गैर राज्य जिसकी केंद्रीय सरकार द्वारा उस रूप में पहचान की गई है, यदि किसी प्रयोजन के लिए किसी बालक की भर्ती करता है, उसका उपयोग करता है, कठोर कारावास से 7 वर्ष तक और 5 लाख रुपए की जुर्माने से दंडित होगा। अब उग्रवादी संगठन देख लीजिए, हम लोग देखते हैं, देखिए दुर्ग दंतेवाड़ा में देखिए। अब इस तरह के उग्रवादी हैं, माओवादी उग्रवादी, इसी तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाए गए। तो बच्चों को भर्ती कर लेते, ट्रेनिंग देते, तो क्या करेंगे? भर्ती करेगा तो कितना दंड है? 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने से। कोई वयस्क समूह बालकों को व्यष्टिक रूप से किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग करेगा तो कठोर कारावास 7 वर्ष तक और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित। तो गैंग के तौर पे भी काम कर रहा है तो भी 7 वर्ष और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित होंगे। सब प्लॉट 2 बताती है। 84 में आ जाते हैं, बालक का व्यपहरण अपहरण। अब बालक का व्यपहरण अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 369 के उपबंध कुछ परिवर्तनों सहित ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। मतलब IPC क्या जाता है, दंडित किया जाएगा, किडनैपिंग का रिडक्शन किया जाता है। 85 निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिसेबल पर्सन होते हैं, उन पे अपराध किए जाते हैं। जो कोई किसी अपराध को किसी ऐसे बालक पर कारित करता है जिसे किसी चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा इस प्रकार निःशक्त रूप में प्रमाणित किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दोहरी शास्ति से दंडित होगा। इसके बाजू में लिख लीजिए आप, दुगने दंड से दंडित होगा। इतना आप लिख लीजिए इसके बाजू में, दुगने दंड से दंडित होगा। 86 अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय। अब यहाँ पर अपराधों के वर्गीकरण की बात की गई। देखिए, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हुआ है, ऐसा अपराध संज्ञेय और अजमानती है। हीनियस क्राइम की बात कर रहे हैं हम। 7 वर्ष से अधिक वाला कौन सा है? हीनियस क्राइम है। तो कितना दंड कैसा माना जाएगा? संज्ञेय, मतलब गंभीर अपराध, FIR होगी इसकी। अजमानती, जमानत नहीं दी जाएगी 7 वर्ष से अधिक का। दूसरा, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि 3 वर्ष है उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम है, वहाँ ऐसा अपराध असंज्ञेय अजमानती होगा। 7 वर्ष से कम वाला अपराध है, 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच वाला अपराध है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या होता है? घोर अपराध। घोर अपराध के अंतर्गत आते हैं। कैसे माने जाएंगे? असंज्ञेय, मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं माने जाएंगे। इनमें कोई FIR दर्ज होगी तो क्या होगी? असंज्ञेय, NCR दर्ज होगी और अजमानती होंगे, लेकिन जमानत नहीं दी जाएगी। इनमें जमानत का प्रावधान नहीं होगा। तीसरा, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 3 वर्ष से कम के कारावास से केवल जुर्माने से दंडनीय है, वहाँ ऐसा अपराध असंज्ञेय और जमानती होगा। 3 वर्ष से कम वाले अपराध क्या होंगे? FIR दर्ज नहीं होगी, साधारण रिपोर्ट लिखी जाएगी और इसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा व्यक्ति को। जमानती अपराध है, जमानत देने का प्रावधान है कि अरेस्ट भी कर लिया जाए, जमानत दे दी जाएगी। चौथा, दंडनीय संहिता 1973 या बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉस्को के किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराध बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय। अब देखिए, इन एक्टों में कोई भी प्रोविजन हो, जैसे CRPC कौन सी धारा बताती जुवेनाइल के बारे में? कौन सी धारा बताती? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, कौन सी धारा जुवेनाइल के बारे में बताती CRPC में? कौन जग रहा है? सर 21 नहीं, अरविंद। CRPC में जुवेनाइल के बारे में 21 कहाँ बताती है? 21 नहीं है भैया, 27 28 है। हाँ, 27 28 नहीं भैया, 28 27 जी भैया, 27 CJM का पावर बताया गया है। 16 वर्ष से कम आयु है, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ सुधार नहीं किया गया। 16 वर्ष से कम आयु वाले को किशोर बोला गया है। जी भैया। हाँ, ये अपन को ध्यान देना है, बिल्कुल एक्यूरेट। देखो, CRPC IPC एविडेंस में गलत नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको ऐसी हैबिट बनाना है
कि 1 या 2 दिन में आप पूरे, जैसे आईपीसी है तो 2 दिन में पूरे ओटी लगाओ। 1000 ओटी दिए हैं राहुल मिश्रा की गाइडों में, आईपीसी के 1000 800-900 ओटी दिए हैं, सीआरपीसी के इतने कुछ एविडेंस के दिए गए। तो 2-2 दिन का अंतर कर लीजिए कि आधे 400 आज लगाते, 400 कल, बकाया माइनर एक्ट पढ़ेंगे। ऐसे करके पर डे आप एक एक्ट को रिवीजन करने की कोशिश करें। 2 दिन में आईपीसी, 2 दिन में सीआरपीसी, 1 दिन में एविडेंस। 5-5 दिन के अंतर से ऐसे पढ़ते रहो। एविडेंस खत्म हुआ फिर आईपीसी पढ़ो, फिर वो क्रम में रहने दो। इसके अलावा आप माइनर पढ़ो, जीएसटी पढ़ो साथ। बालक न्यायालय द्वारा विचार नहीं होंगे, इनमें कोई भी बात हो तो भी। आगे बढ़ते हैं। 87 दुष्पीड़न। जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्पीड़न करेगा या दुष्पीड़न परिणाम से दुष्कृत कर दिया जाता है तो उस अपराध के लिए उद्बंधित दंड से दंडित होगा। दुष्पीड़न करेगा तो दुष्पीड़न के लिए जो दंड है उसी दंड से वो दंडित करेगा। मान लीजिए चोरी का दुष्पीड़न किया था, चोरी के लिए जो दंड है उसी से दंडित करेगा। वैकल्पिक दंड। जहाँ कोई कार्य या लोग कोई ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम में तत्समय विरुद्ध किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय है, वहाँ ऐसी किसी विधि में अंतर्विष किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसी विधि के अधीन ऐसे दंड का भागी होगा जो ऐसे दंड का उपबंध करता है जो मात्रा में अधिक है। वैकल्पिक दंड, अधिकतम दंड यहाँ पे दिया जाएगा, ये आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा किया गया अपराध। अगर बालक द्वारा कोई अपराध करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा। ये प्रिजंप्शन की जाएगी उसने विधि का उल्लंघन किया है। प्रकीर्ण 90 से 112। देखिए अब इन धाराओं में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। थोड़ा थोड़ा अपन जल्दी डिस्कस कर लेते 2-4-5 मिनट में इनके भी। बालक के माता पिता और संरक्षक की हाजिरी। समिति या बोर्ड जिसके समक्ष बालक अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भार संरक्षण रखने वाले बालक के माता पिता संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्रवाई में उपस्थित हो, तो बालक के माता पिता उपस्थित होंगे। इसी तरह बालक को हाजिरी से विमुक्ति प्रदान करना, उपस्थित नहीं कराया जाएगा। मैं थोड़ा इनकी धाराओं के नाम बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। किसी अनुमोदित स्थल में, आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनको, पहले एक बार सुन लीजिए। किसी अनुमोदित स्थल पर दीर्घकालिक चिकित्सीय उपचार वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानांतरण। ऐसे बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है, 93 करते हैं, अल्कोहल या अन्य औषधियों का आदी है, 93 के अंतर्गत। 94 में आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 94। इसके अलावा बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण, परमानेंट रेजिडेंस को भी भेजा जा सकता है बालक को। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृहों या विशेष गृहों या उच्च सुविधा तंत्रों या योग्य व्यक्तियों को स्थानांतरण, इस तरह की यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये अपन थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जब कोर्ट की प्रोसीजर चलेगी तो ये काम आएंगी ये चीज़ें। देखिए अब बालक के माता पिता या संरक्षक की हाजिरी। बालक की समक्ष जो कार्रवाई होंगी, बालक के विरुद्ध जो कार्रवाई होंगी, तो बालक के माता पिता या संरक्षक को उपस्थित होना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना है। न्यायालय चाहे तो बालक की हाजिरी